Morning to all students, hope you all are fine. Let us take a pledge with me before starting the AV. I, Manpreet Kaur, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risks to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. So students, this is your history class and we will start the chapter 3rd, the American War of Independence. This is chapter 3rd. इससे पहले आपने रीड किया था chapter 2nd which was इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इम्पीरियलिज्म. उसमें जो इम्पीरियलिज्म का टॉपिक आया था, इम्पीरियलिज्म, और एक वर्ड भी आया था कॉलोनियलिज्म. क्या मतलब था इसका इम्पीरियलिज्म का? इम्पीरियलिज्म क्या था? एक ऐसी पॉलिसीज़ जिसपे क्या होता है कि एक कंट्री दूसरी कंट्री पर अपना कंट्रोल करती है. कैसे करती है? कोई एक कंट्री दूसरी कंट्रीज़ के रिसोर्सेज को यूज़ करती है, वहाँ पे अपनी गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करती है, वहाँ की गवर्नमेंट को डिसमिस कर देती है, ठीक है, वहाँ के नेटिव लोगों पर टैक्सेस लगाती है. सो इम्पीरियलिज्म इस जो है पॉलिसी को इम्पीरियलिज्म कहा जाता है. और मेन इम्पीरियलिस्ट कंट्री कौन थी? ब्रिटेन, फ्रांस, पुर्तगाल, स्पेन. ये सारे कंट्री जो है आपस में इनमें कंपटीशन चल रहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉलोनीज़ इनके अंडर हो. इसी तरह कॉलोनियलिज्म क्या था? कॉलोनियलिज्म मतलब कि जब एक कंट्री दूसरी कंट्री को अपनी कॉलोनी बनाती है, उसके रिसोर्सेज को यूज़ करती है फॉर देयर ओन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अपनी कंट्री को स्टेप अच्छा बनाने के लिए, अपनी कंट्री को रिच बनाने के लिए दूसरी कंट्रीज़ को जो है वो एक्सप्लॉइट भी करती है. सो इसी का नतीजा क्या था कि इम्पीरियलिज्म की वजह से, एग्जाम्पल क्या हमने पढ़ी थी, केस स्टडी इंडिया में जो इम्पीरियलिज्म हुआ, ठीक है. सो इस इम्पीरियलिज्म के अगेंस्ट जब वहाँ के नेटिव जब जो है स्ट्रगल करते हैं, फॉर एग्जांपल इंडिया में हुई थी द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी इंडिया में. उसके बाद जो है 1947 में जो है हमें इंडिपेंडेंस मिली थी. इसी तरह अमेरिका में जो है इंडिपेंडेंस के लिए जो है वॉर लड़ी गई थी. ये किसके अगेंस्ट थी? सेम ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट. ब्रिटिशर्स वाज द मेन इम्पीरियलिस्टिक कंट्री. कि ब्रिटिशर्स जो थे, ब्रिटेन जो था, इंग्लैंड, उसने कई कंट्रीज़ को अपनी कॉलोनीज़ बनाया हुआ था, अपने अंडर किया हुआ था. सो धीरे धीरे जैसे इंडिया में इंडिपेंडेंस हुई थी, उस इंडिपेंडेंस के लिए वॉर हुई थी, इसी तरह अमेरिका में भी है ब्रिटिश के अगेंस्ट इंडिपेंडेंस के लिए वॉर हुई थी, इंग्लैंड के अगेंस्ट. सो इसमें हम ये अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस रीड करेंगे. द वर्ल्ड एज वी नो इट टुडे वुड नॉट हैव बीन द सेम विदाउट सम नोटेबल रेवोल्यूशन इन द लेट 18th century in America and France. सो इंट्रोडक्शन में यही है कि जो हम आज वर्ल्ड देख रहे हैं, ठीक है, ये ऐसा ना होता कि अगर हिस्ट्री में जो है रेवोल्यूशन ना हुई थी, ठीक है. हिस्ट्री में जो है जैसे कि अमेरिका में जो रेवोल्यूशन हुई, फ्रांस में रेवोल्यूशन हुई, इनकी वजह से क्या हुआ कि इन कंट्रीज़ को अपना एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन मिला, ठीक है, इनकी एक अलग पहचान बनी. पीपल ऑफ द टू कंट्रीज़ फॉर रिमूव फ्रॉम ईच अदर वर एंगेज्ड इन ब्रिंगिंग अबाउट चेंजेस टू पॉलिटिकल पावर दैट शेप द फ्यूचर कोर्स ऑफ हिस्ट्री. सो अमेरिका और फ्रांस जैसी कंट्री में जो है जो रेवोल्यूशन हुई, उसने जो है इस कंट्री को काफ़ी चेंज कर दिया. ऑन द other hand, the American War of Independence laid down the principle of democracy, and on the other hand, the French Revolution prompted ideas of liberty, equality and fraternity. So जो अमेरिका में वॉर हुई उसने हमें डेमोक्रेसी को जो है पूरे वर्ल्ड के सामने जो है डेमोक्रेसी क्या होती है ये शो किया, और फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है उसने लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी जैसे जो है आइडियाज़ को प्रमोट किया. द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस और द अमेरिकन रेवोल्यूशन, इसको हम अमेरिकन रेवोल्यूशन भी बोल सकते हैं क्योंकि इससे बहुत बड़ा चेंज आया. इज़ अ लैंडमार्क इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड. मॉडर्न वर्ल्ड की हिस्ट्री को में अमेरिकन रेवोल्यूशन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वॉज फॉट बिटवीन इम्पीरियल ग्रेट ब्रिटेन एंड इट्स 13 कॉलोनीज इन नॉर्थ अमेरिका. सो ये जो है वॉर किनके बीच हुई? एक तरफ था इम्पीरियल रॉयल ग्रेट ब्रिटेन था, दूसरी तरफ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और उसकी 13 कॉलोनीज़ थी. नॉर्थ अमेरिका एंड उसकी 13 कॉलोनीज़ विच रिजल्टेड इन, जिसका रिजल्ट क्या हुआ? बर्थ ऑफ न्यू नेशन, एक न्यू नेशन का बर्थ हुआ. दैट इज़ कॉल्ड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, USA, अंडर द लीडरशिप ऑफ जॉर्ज वाशिंगटन. और इसके लीडर कौन थे इस वॉर के?
जॉर्ज वाशिंगटन, क्रिस्टोफर कोलंबस। सो दिस वाज द मेन इंट्रोडक्शन। किन के बीच लड़ेगी, कब हुई, ठीक है। क्रिस्टोफर कोलंबस डिस्कवर्ड द न्यू वर्ल्ड इन 1492। न्यू वर्ल्ड किसको बोला है, अमेरिका को बोला गया है कि अमेरिका की जो है डिस्कवरी कब हुई थी, 1492 में बाय क्रिस्टोफर कोलंबस एंड पेव्ड द वे फॉर फ्यूचर जर्नी अक्रॉस द अटलांटिक। सो उसके बाद जो है अटलांटिक के पार जो है जर्नीज होनी शुरू हो गई। These journeys brought many European settlers to these regions. So जैसे ही इस लैंड का पता चला अमेरिका का, तो धीरे धीरे जो है यूरोपियंस इस एरिया में आने लगे, यहाँ पे सेटल भी हुए। By the 18th century, these settlers in the New World established 13 British colonies. धीरे धीरे क्या हुआ कि जो अमेरिका की जो लैंड डिस्कवर हुई वहाँ पे 13 colonies बन गई along the east coast of North America. These colonies were, so इनमें से colonies के नेम बताए हैं, न्यू हैम्पशायर, मैसाचुसेट्स, रोड आइलैंड, कनेक्टिकट, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, पेनिनसिल्वेनिया, डेलवेयर, मैरीलैंड, वर्जीनिया, नॉर्थ कैरोलिना, साउथ कैरोलिना एंड जॉर्जिया. Over time, due to several factors, these colonies united. So धीरे धीरे ये कॉलोनीज़ में यूनियन बन गई, यूनाइटेड होगी एंड फॉट फॉर इंडिपेंडेंस फॉर देयर प्रेजेंट कंट्री फ्रॉम देयर पेरेंट कंट्री ब्रिटेन. पेरेंट कंट्री ब्रिटेन क्यों बोला है, क्योंकि उन्हीं ने जो है इनको कॉलोनीज़ बनाया था, ब्रिटेन से ही ये कॉलोनीज़ बनी थी, इसलिए पेरेंट कंट्री ब्रिटेन बोला है कि धीरे धीरे ये कॉलोनीज़ यूनाइट हुई और उन्होंने खुद ब्रिटेन के अगेंस्ट ही जो है वॉर लड़ी. कॉजेज़ ऑफ द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, क्या कॉजेज़ थे इस वॉर के? देयर आर मैनी रीजन्स फॉर अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. फर्स्ट ऑफ ऑल इकोनॉमिक रीज़न. द 13 colonies were under the control of British government, though the government of Britain gave them freedom in managing their local affairs. It kept a tight control on their economic affairs. In economic matters, they were subject to the British mercantile policy, which was concerned with the welfare of the पेरेंट कंट्री. पेरेंट कंट्री कौन सी है, ब्रिटेन. ऊपर लिखा था पेरेंट कंट्री ब्रिटेन. सो क्या था कि जो 13 कॉलोनीज थी अमेरिका की वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट थी. ब्रिटिश गवर्नमेंट कहाँ पे थी, इंग्लैंड में, उनके ही मतलब अंडर कंट्रोल थी. चाहे ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने उनको जो है फ्रीडम दी थी कि अपने वो लोकल अफेयर में, लोकल मामलों में जो है अपना जो है कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन चला सकते हैं, लेकिन उन पर जो है टाइट कंट्रोल रखा जाता था, उनके इकोनॉमिक अफेयर्स पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखा जाता था. सो उनको ब्रिटिश जो मर्चेंटाइल पॉलिसी थी, मतलब जो भी वो पॉलिसीज़ बनाते थे रिलेटेड टू ट्रेड एंड कॉमर्स, उनको अमेरिकन कॉलोनीज़ को वही फॉलो करना पड़ता था. By the mid-18th century, the colonies had developed prosperous agriculture economies. Mid-18th century तक आके जो colonies थी वहाँ पे agriculture अच्छी होगी, with expanding industries and thriving maritime trade. Industries भी अच्छी होगी और जो है seas trade भी जो है वो भी अच्छा होने लगा. To cash in on this prosperity, द ब्रिटिश गवर्नमेंट लेविड हाई टैक्सेस ऑन द कॉलोनीज़. सो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अब उन पर जो है हाई टैक्सेस लगाना शुरू कर दिया. इट प्लेस्ड मैनी रिस्ट्रिक्शन ऑन देयर ट्रेड एंड कॉमर्स. उनके जो है ट्रेड एंड कॉमर्स पर काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई. दीज रेस्ट्रिक्शंस ग्रेटली हैम्पर्ड द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कॉलोनीज़. इससे जो है वहाँ के नेटिव लोगों को ये सब अच्छा नहीं लगता था, तो उन्होंने जो है अपनी यूनियन बनानी शुरू कर दी. Also, the British Empire was under heavy loss and debt after the 7-year wars. The British Empire was under heavy loss and debt after the 7-year wars between Britain and France. It wanted the colonies to partially bear the expenses of the war. This was resented by the colonies. So ब्रिटेन और फ्रांस में 7-year वॉर हुई थी. उससे जो है ब्रिटेन पर काफ़ी कर्जा चढ़ गया था, ठीक है, डेप्ट उन पर हो गया था. सो ब्रिटेन चाहता था कि इन कॉलोनी से जो है पैसा इकट्ठा करके अपने डेप्ट को जो है कम किया जा सके.
नेक्स्ट देयर इज़ पोलिटिकल रीज़न। वाइल द कॉलोनीज़ हैड देयर इलेक्टेड असेंबली, चाहे कॉलोनीज़ की अपनी इलेक्टेड असेंबली होती थी चुनी, लेकिन गवर्नर वाज अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। लेकिन जो अमेरिका में कॉलोनीज़ का जो गवर्नर होता था उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ही जो है इलेक्ट करती थी। ही वॉज ऑल पावरफुल एंड नॉट आंसरेबल टू द असेंबली। ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर लुकिंग आफ्टर द ब्रिटिश इंटरेस्ट इन द कॉलोनीज़। और जो गवर्नर था वो हमेशा जो है ब्रिटिश का ही इंटरेस्ट देखता था, ना कि नेटिव अमेरिकन्स का। ब्रिटिश गवर्नमेंट इम्पोज न्यूमरस इकोनॉमिक रेस्ट्रिक्शंस एंड एक्सट्रैक्टेड टैक्स फ्रॉम द कॉलोनियल लिस्ट। सो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है कई सारे टैक्स लगा रही थी, इकोनॉमिक रिस्ट्रिक्शन भी लगा रही थी नेटिव अमेरिकन पर। सो ये सब चीज़ें उनको नहीं पसंद थी। दे गेव अ कॉल फॉर नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। उन्होंने कहा कि दे कौन है, अमेरिकन। उन्होंने ये नारा लगाया कि कोई टैक्स नहीं वो देंगे अगर उनकी गवर्नमेंट में रिप्रेजेंटेशन नहीं है। ठीक है, कि उनको पोलिटिकल अफेयर्स में जो है उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं दी जाती, उनकी नहीं सुनी जाती, तो वो टैक्स भी नहीं देंगे। एक है नेक्स्ट है कल्चरल रीज़न। द कॉलोनियलिस्ट वर डिफरेंट फ्रॉम द ब्रिटिश कल्चरली। जो कल्चर अमेरिकन लोगों का और ब्रिटेन लोगों का कल्चर बिल्कुल डिफरेंट था। जो धीरे धीरे जो है जो नेटिव अमेरिकन थे इनकी लाइफ जो है बिल्कुल डिफरेंट थी। इनकी आइडेंटिटी, ये अपने आप को डिफरेंट आइडेंटिटी थी इनकी। क्या थी उनकी आइडेंटिटी? द कॉलोनियलिस्ट हैड अ लिबरल एंड डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन। जो कॉलोनियलिस्ट थे अमेरिका के नेटिव लोग, उनका एटीट्यूड जो था, उनका ट्रेडिशन लिबरल था, डेमोक्रेटिक था। दे डिवेलप्ड एन अमेरिकन आइडेंटिटी बेस्ड ऑन फ्रीडम एंड इंडिविजुअलिज्म। सो अपनी अमेरिकन आइडेंटिटी को वो पूरे वर्ल्ड के सामने जो है शो करना चाहते थे। इन्फ्लुएंस ऑफ पॉलिटिकल थिंकर्स। इसके अलावा कुछ उस टाइम के पॉलिटिकल थिंकर थे जिन्होंने इस वॉर को जो है जो भी इस वॉर के जो कॉज इस वॉर को इंस्पायर किया, आप बोल सकते हो, लोगों को इंस्पायर किया कि वो यूनाइटेड हों। फॉर एग्जांपल वॉल्टेयर, रूसो, मिल्टन एंड लॉकी ग्रेटली इंस्पायर्ड द कॉलोनियलिस्ट। इसने जो है नेटिव अमेरिका के लोगों को इंस्पायर किया कि वो इकट्ठे होकर ब्रिटेन से लड़े और इंडिपेंडेंस ले। उसके बाद है इमीडिएट कॉज बोस्टन टी पार्टी। सो इम्पॉर्टेंट है ये। इमीडिएट कॉज में अब तक जाना कि उस टाइम पे ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने एकदम वॉर जो है डिक्लेयर कर दी, अमेरिकन लोगों ने वॉर डिक्लेयर कर दी। बोस्टन टी पार्टी। ऑन 16 December 1773 a group of colonists disguised as Native American destroyed an entire shipment of tea sent by English East India Company. So English East India Company में जो है जो टी एंटायर शिप भेजी थी टी की शिप्स, उनको नेटिव अमेरिकन ने डिस्ट्रॉय कर दिया। दे बॉर्डर्ड द ब्रिटिश शिप्स एंड थ्रू द चेस्ट ऑफ टी इनटू द बोस्टन हार्बर। सो टी की जितनी भी पेटियां थी उनको उन्होंने बोस्टन हार्बर में गिरा दिया। दिस एक्ट वाज इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट। सो उन्होंने ऐसा, अमेरिकन लोगों ने ऐसा क्यों किया? उन्होंने क्योंकि अगेंस्ट द न्यू टैक्सेस इंक्लूडिंग अ टैक्स ऑन टी, क्योंकि ब्रिटिश लोगों ने टी पर टैक्स लगाया हुआ था। सो जो नेटिव अमेरिकन जो थे वो इस चीज़ के अगेंस्ट थे। ठीक है, उनको ये टैक्स नहीं देना चाहते थे। इस टैक्स के अगेंस्ट उन्होंने बोस्टन में जो क्या किया, टी की शिपमेंट को थ्रो कर दिया। इम्पोज्ड ऑन द कॉलोनीज़। सो ये टैक्स ब्रिटेन ने कई कॉलोनीज़ पर लगाया हुआ था। द ब्रिटिश गवर्नमेंट सॉ दिस एज एन एक्ट ऑफ ओपन डेफियंस एंड रिस्पॉन्डेड हार्शली। सो ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा कि ये जो है एक्ट उनका जो अमेरिकन लोगों ने किया ये बिल्कुल गलत है। उन्होंने भी फिर जो है ऐसे ही रिस्पॉन्स किया। द टेंशंस ऑफ द बोस्टन टी पार्टी इवेंचुअली एस्केलेटेड इनटू अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। सो दोनों में ये जो इवेंट हुआ इससे दोनों कंट्रीज़ में जो है टेंशन क्रिएट होगी। ठीक है, जिससे जो है वॉर की डेक्लरेशन हुई। ठीक है, ये कॉज बना अमेरिकन इंडिपेंडेंस के। अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का सबसे बड़ा कॉज क्या था? बोस्टन टी पार्टी, जो कि इमीडिएट कॉज था।